बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है और जुमे के मुबारक दिन एक ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चूँकि ये मुबारक दिन है, चूँकि तमाम दिनों में से इस दिन को फजीलत हासिल है, अफजल करार दिया गया है, तो इस दिन ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस अमर की है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाएं, दुआएं करें, नमाज जुमा का खुसूसी एहतमाम करें। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारी मसाजिद हैं वहाँ पर लोगों को कम आने का कहा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत आप घर में भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, इस मुश्किल वक्त से हमें बाहर निकाले, ताकि ये मुश्किल वक्त जैसे ही हमारे से दूर हो जाए हम दोबारा अपने निज़ाम ज़िंदगी में उसी तरह से जो है वो चल फिर सकें। लेकिन ज़रूरत फ़िलहाल इस अमर की है कि हम सब लोग, आप और हम मिलकर एहतियात बरतेंगे, तभी ये मुश्किल वक्त ख़त्म होगा। चूँकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ना तो इसकी कोई अद्वियात है, ना तो फ़िलहाल इसका कोई हल है। हल एक ही है और वो हल है एहतियात, जो हमने खुद बरतनी है, जिसमें ना तो आपके कोई पैसे लगेंगे, ना तो आपको मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए जाना पड़ेगा। घर रह के आपने अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है और सिर्फ एहतियात बरतनी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अपने हाथ में हैं। अब हमने ये देखना है कि हम कितना अपने साथ इंसाफ करते हैं, हम अपने साथ साथ अपने प्यारों का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है, यही आज का मैसेज है। खुदारा इस पे अमल कीजिए। जब तक हम खुद प्लान नहीं करेंगे कि हमने बेहतरी किस तरह से लानी है, हमें बेहतरी ग्राउंड रियलिटीज़ पर नज़र भी नहीं आएगी। तो पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं वेदर अपडेट। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी? कल हमने देखा मौसम खुशगवार था, बारिश भी हुई मुख्तलिफ इलाकों में, और आज सुबह अगर देखा जाए तो कहीं कहीं बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर से मौसम में एकदम तब्दीली आई। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा आज? जी, गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस जो है वो शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है और दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी वाक़या हुई है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी मौसम अबर आलूद रहने की वजह से जो है वो वक्फे से शहर में बारिश जो है वो हो सकती है और बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जो है आज दिन भर जो है वो जारी रहेगा। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो आज जाने का इम्कान है। जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज महकमा मौसमियात की जानब से जो है मौसम अबर आलूद और बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है, जिसकी वजह से आज हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जबकि शाम के वक्त अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 60 से 61% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवा जो है वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेगी और शहरी जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम महसूस कर सकेंगे। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते के रोज़ जो है वो शहर का मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुनेद मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आपने हमें बताया। मौसम में कदरे बेहतरी आएगी, शहरी गर्मी की शिद्दत कम महसूस करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी आपको बताएंगे कि लीजिए मैंने ख्वाजा आसिफ की आज नैब में तलबी है और नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आज तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। और आपको ये भी बताएं ख्वाजा आसिफ पर मिल्कियती ज़मीन से ज़्यादा फ़रोख्त का इल्ज़ाम है और नैब ने उनको तलब किया है। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का भी इल्ज़ाम है। मज़कूरा केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल हैं, ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है। ख्वाजा आसिफ को आज तलब किया गया है। DGMA ने ख्वाजा आसिफ की आज नैब में तलबी है। डिटेल्स जान लेते हैं। साउद बट ने हमें ज्वाइन किया है। साउद, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज नैब लाहौर ने तलब किया है। कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट का ये केस है जिसके अंदर उनको जो सवालनामा भिजवाया गया है उसके अंदर सवाल लिखा गया है
कि एक तो ये बताएं कि इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास जो ज़राए आमदन है वो कहाँ से आए, उनकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो नैब लाहौर को फराहम करें। साथ ही साथ ये सवाल किया गया है कि 137 कनाल अराजी आपको अप्रूव्ड लेआउट प्लान था, लेकिन आपने मुबैना तौर पर उससे ज़्यादा जो अराजी थी वो फ़रोख्त की, जो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जिसका जवाब आज नैब लाहौर को दरकार है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सियालकोट की रेवेन्यू अथॉरिटी से मुबैना तौर पर जाली NOCs लिए और अपनी सोसाइटी के अंदर तमाम तर जो है प्लॉट्स की सेल किया। ये तमाम तर जवाबात जो है वो नैब लाहौर को जमा करवाएं। इस केस के अंदर ख्वाजा आसिफ की अहलिया और ख्वाजा आसिफ के जो बेटे हैं वो भी शामिल तफ्तीश हैं। इससे कबल 2 दफ़ा उन दोनों को बुलाया गया था। एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ की अहलिया भी पेश हुई और 2 दफ़ा उनके बेटे पेश हुए और तमाम तर रिकॉर्ड यहाँ पर जमा करवाया। अच्छा साहब, जैसा कि आपने बताया कि उनकी अहलिया और उनका बेटा भी ऑलरेडी पेश हो चुके हैं और अब दोबारा से क्या उनकी तलबी के भी अहकाम जारी किए गए हैं, और जब वो पेश हुए थे तो उस टाइम नैब की जानिब से क्या कार्रवाई की गई थी, ये भी बताइएगा। जी, पहले जब उनके बेटे और उनकी अहलिया जब यहाँ पर पेश हुई हैं ख्वाजा आसिफ की, तो उन्होंने यही आकर रिकॉर्ड में दिया था कि हम तमाम तर जो हमारे फाइनेंशियल मामलात हैं वो ख्वाजा आसिफ खुद देखते हैं और हम लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रखी है, लेकिन हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग डायरेक्टली उस तरह कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। इसी सिलसिले में अब नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को ही तलब कर लिया है, क्योंकि मुबैना तौर पर जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपके बेटे और अहलिया के पास इस जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पैसे कहाँ से आए। ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके अलावा इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो जाली NOCs लिए सोसाइटी के लिए, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ख्वाजा आसिफ पर डाला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे ने तो आगे यहाँ पर रिकॉर्ड जमा करवा दिया था, लेकिन ये इंक्वायरी का हिस्सा है कि जैसे ही इंक्वायरी के अंदर मज़ीद डिटेल्स मंजर आम पर आती हैं तो तमाम तर मुल्ज़िमान को तलब किया जाता है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी इस केस के अंदर अब नामजद मुल्ज़िम है और उनको कहा गया है कि आपकी अहलिया और बेटे ने जो बयानात दिए हैं इसी सिलसिले में आप भी यहाँ पर पेश हों और तमाम तर रिकॉर्ड अपने फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम और जो आपने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जाली NOCs और 137 कनाल से ज़ायद अराजी फ़रोख्त की है, इसका जवाब आज नैब लाहौर की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को दें। ठीक है, मुझे ये साउद बताइएगा कि पेशी उनकी कब तक मुतवक्को है और यहाँ पर क्या कुछ खुसूसी इंतजामात भी देखे गए? जी है ना, इंतज़ामात के हवाले से तो बात करें तो पुलिस की एक यहाँ पर जो एंटी राइट फोर्स है उनकी एक टीम यहाँ पर लगाई गई है नैब लाहौर के अंदर। जो बाहर उनका गेट है वहाँ पर ये तैनात किए गए हैं। जो मुतलका DSP हैं वो यहाँ पर आकर पहले विज़िट कर चुके हैं कि अगर कोई लीगी कारकुनान आते हैं और खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई हंगामा आराई करते हैं तो उससे निपटा जाए। लेकिन लीगी कारकुनान की कोई बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। जो मरासला ख्वाजा आसिफ को भेजा गया था उसके ऊपर लिखा है कि आप दिन 11 बजे CID के सामने पेश हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ आज नैब का जो वक्त है 3 बजे तक का, उससे पहले किसी भी वक्त नैब की CID के सामने पेश हो सकते हैं। लीगी कारकुनान के हवाले से पुलिस के तो इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन अगर लीगी कारकुनान यहाँ पर देखने में यही आ रहा है कि वो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे। चंद लीगी कारकुनान यहाँ पर आए हैं, सुबह उन्होंने नारेबाजी भी की ख्वाजा आसिफ के हक़ में, लेकिन अब वो इस वक्त उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और नैब लाहौर के अगर अंदर इंतज़ामी मामलात की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर इस टाइम कोरोना वायरस का है। तो जो नैब के इंटरोगेशन रूम्स हैं वो बताया गया है कि उसके अंदर एक ग्लास वॉल नस्ब कर ली गई है। ख्वाजा आसिफ अगर आज कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होते हैं तो ख्वाजा आसिफ को वॉल की दूसरी तरफ बैठाया जाएगा, जबकि 3 रुकनी जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ग्लास वॉल के इस तरफ बैठेगी। साथ ही साथ जो इंटरोगेशन और इंटरव्यू रूम्स हैं उनको कल गुज़िश्ता रात ही बाकायदा तौर पर इंसदाद कोरोना के हवाले से स्प्रे कर लिया गया था और नैब के जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया था कि जैसे ही ख्वाजा आसिफ यहाँ पर पेश होते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र समेत जो कोरोना के SOPs हैं उसको भरपूर तौर पर फॉलो किया जाए। तो अगर ख्वाजा आसिफ यहाँ पर आते हैं तो नैब के अंदर तो इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि अगर आप बात करें नैब आउटसाइड। ठीक है साउद, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूँ, इन केस अगर ख्वाजा आसिफ आज पेश नहीं होते हैं तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या होगी नैब की जानिब से? जी, अगर आज ख्वाजा आसिफ पेश नहीं होते तो ये इंक्वायरी उनके ऊपर चल रही है। तो ये पहला मरासला जो ख्वाजा आसिफ के नाम का निकाला गया है। नैब के पास 3 मरासलों का ऑप्शन होता है। अगर आज वो तलब नहीं, अगर यहाँ पर वो पेश नहीं होते किसी वजह से तो उनको दूसरा मरासला जारी किया जाएगा, और अगर 3 पेशियों के बावजूद वो यहाँ पर नहीं आते तब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो नैब का जो एक ऑर्डिनेंस है जिसको सेक्शन 2 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस कहते हैं वो हरकत में आ जाएगा और ख्वाजा आसिफ की मुमकिन इस पर गिरफ्तारी भी आप देखने में आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच साउद भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम डिटेल्स आपने बताई हैं।
3 जारी किए जाते हैं। ये पहला मरास्ता जारी किया गया है। जैसे कि साउथ बता रहे थे कि इन केस अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद सेक्शन 2 हरकत में आएगा और उसके हवाले से ही कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई जाएगी। साउथ हमें डिटेल्स बता रहे थे। कुछ बात कर लेते हैं शहर में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल, जो कि अब बिगड़ती चली जा रही है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो हमारी हिकमत अमली पंजाब हुकूमत की सामने आई, चूंकि लाहौर कहा जा रहा है कि वो शहर है जहां पर तादाद होशरुबा बढ़ती चली जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर आपको हम अपडेट करते हैं कि शहर में सूरत हाल क्या है, अस्पतालों में सूरत हाल क्या है। और इसी के पेश नज़र डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो ऐलान किया गया था वो ये था कि लॉकडाउन किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद इन इलाकों की तादाद बढ़ा दी गई। और अब जो जिन इलाकों में तादाद बढ़ाई गई है उसमें पोश इलाके भी शामिल हैं, वॉल्ट सिटी के भी इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो लॉकडाउन किया गया है वो लॉकडाउन कहा जा रहा है कि सख्त किया गया है। वहां पर लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन अब लोग सवाल ये करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जॉब्स पे जाना है वो क्या करें। मॉडल टाउन का इलाका मुकम्मल सील है, वहां से बहुत सारे लोग इस परेशानी का शिकार हैं कि अपने कारोबार पर किस तरह जाएं, अपनी जॉब्स पर किस तरह से जाएं। परमिशन ये दी जा रही है कि जी सिर्फ और सिर्फ एक घर का फर्द बाइक पे एक टाइम पे जा सकता है, बार बार जाने की परमिशन नहीं होगी। अब लोगों की इस मुश्किलात का इदराक किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उनके मसाइल हल किए जाएंगे। ऑब्वियसली लॉकडाउन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाहद ने हमें ज्वाइन किया है। फाहद, बताइए कहां पर मौजूद है और क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की यहाँ? मैं इस वक्त मौजूद हूँ वॉल सिटी के इलाके में। वॉल सिटी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि वॉल सिटी के जो चारों अतराफ़ हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर किनाते खारदार तारे लगा के, बैरियर्स लगा के पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो शहरियों को जो है वो हिदायत भी कर रहे हैं कि बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलना। आपकी हिफाजत के लिए ही ये एरिया जो है उसे मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। मगर उसके बावजूद शहरी बजीद हैं कि उन्होंने अपने दफातर जाना है या अपने काम जाना है। और शहरी भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ही ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने लॉकडाउन तो कर दिया है, ज़िला इंतज़ामिया ने या हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया है, ठीक है कि लॉकडाउन कर दिया है कि मगर मामलाती ज़िंदगी भी उन्होंने चलाने हैं, अपने दफातर जाना है, अपने कारोबार पर जाना है। मगर पुलिस एहलकार जो इन इलाकों पर तैनात है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शनाख्ती कार्ड देख कर एक वक्त में एक ही शख्स जो है वो घर का बाहर जा सकता है, उसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो बाहर नहीं जा सकता घर का। अगर किसी ने बाहर जाना है, मोटरसाइकिल पर सवार है या गाड़ी पर सवार है या चाहे वो पैदल है, उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी तौर पर चेक किया जा रहा है। और उसके अलावा जो पुलिस एहलकार तैनात है उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत भी की जा रही हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकला जाए, जितना ज़्यादा हो सके ख़ुद को घरों में महफूज रखा जाए, क्योंकि शहरियों की हिफाजत के लिए ही ये एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। उसके अलावा जो अंदरून लाहौर की मार्केट्स हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। हालांकि ताजरों की जानिब से जो है ये कहा जा रहा है कि उनको मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए, मगर मार्केटें नहीं खुल रही। जो अंदरून लाहौर के अंदर मार्केटें आती हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। हाँ, करियाना स्टोर, खाने पीने की अशिया जैसे दूध की दुकानें हैं, बेकरीज हैं और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो दुकानें खुल सकती हैं बस, मगर उसके अलावा कोई दुकान जो है वो नहीं खोली जा सकती सील शुदा इलाकों में। ठीक है फाहद, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अंदरून शहर में बड़ी मार्केट्स भी हैं, जिस तरह शाल मार्केट है और इसके साथ साथ रंग महल में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहां पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। ये मार्केटें भी क्या मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई हैं और यहाँ पर हर तरह की कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की गई हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शाह आलम मार्केट, उसके अलावा रंग महल का जो इलाका है, आज़म क्लॉथ मार्केट है, ये तमाम मार्केटें जो हैं ये अंदरून लाहौर के अंदर आती हैं। तो ये तमाम मार्केटें बंद हैं, जिसकी वजह से ताजरों को भी खासा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजरों की जानिब से ये कहा गया है कि वो ज़िला इंतज़ामिया से बात करेंगे या गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे कि कम अज़ कम मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाए। मगर हम लोगों ने देखा कि जैसे ईद से पहले जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया गया था और मार्केटें जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई थी, तो मार्केटों में एक अच्छा खासा रश था। ईद के बाद वो रश तो कम हो गया था, मगर लोगों का रुझान उसके बावजूद मार्केटों में ज़्यादा था। और ख़ास तौर पर जो ख़रीदार मार्केट्स में आ रहे थे
और जो दुकानदार थे, जो वहाँ के ताजिर थे, उनकी जानिब से SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतज़ामिया ने SOPs बनाए थे। और साथ ही साथ ना ही कोई प्रिकॉशंस अपनाई जा रही थी ताजिरों की जानिब से कि इस वायरस से जो है वो किस हद तक बचा जा सकता है या कैसे प्रिकॉशंस अपनाते हुए एक दूसरे से फासला रखा जा सकता है। गाहक के दरमियान, ख़रीदार के दरमियान और ताजिर के दरमियान किस तरीके से फासला रखना है, ये तमाम जो इंतज़ामात हैं वो कारोबारी लोगों की जानिब से नहीं अपनाए गए, जिसकी वजह से जो है वो शालम मार्केट और जो अंदरून लाहौर की दीगर मार्केट्स हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। ओवरऑल मुकम्मल वॉल सिटी अंदरून लाहौर जो है उसे बंद किया गया है, जिसकी वजह से ताजिर भी परेशान है। ठीक है फहद, आपने बता दिया कि मुकम्मल तौर पर वॉल सिटी को बंद किया गया है, यहाँ पे जो मार्केट्स आती हैं शामिल हैं वो भी बंद की गई हैं। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार जिनके ड्यूटीज है, फिर टाइगर फोर्स जिन्होंने अपनी खिदमत यहाँ पर सर अंजाम देनी थी, फिर महकमा सेहत के एहलकार भी कहा जा रहा था कि लॉकडाउन वाले इलाकों में टाइम टू टाइम वो लोग आएंगे, विजिट करेंगे। आप कल भी सारा दिन यहाँ पे मौजूद रहे, आज भी आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तो बताइएगा ये लोग जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं पुलिस के अलावा, ये नजर आ रहे हैं कहीं पर? देखिए अना, जो बैरियर्स लगाए गए हैं और जो खारदार तारे लगाई गई हैं, बाकायदा तौर पर जो चेकिंग की जा रही है वो तो सिर्फ पुलिस एहलकार ही यहाँ पर तैनात है और वही हमें नज़र आ रहे हैं। ना कोई ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा, ना ही कहीं टाइगर फोर्स और ना ही कोई जो हेल्थ के नुमाइंदे हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि एरिया को कॉर्डन ऑफ तो कर दिया गया है मगर यहाँ पर सिर्फ पुलिस एहलकार ही तैनात हैं। बाकी कोई नुमाइंदा यहाँ पर जो है वो तैनात नहीं है जो इलाके को विजिट कर सके या लोगों को समझा सके या प्रिकॉशंस के बारे में बता सके। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं उनमें से भी सिर्फ इक्का दुक्का एहलकार होंगे जिनके पास हिफाजती किट्स मौजूद हैं, क्योंकि महकमे की तरफ से पुलिस एहलकारों को किट्स ही फराहम नहीं की गई। जो ग्लव्स हैं, उसके अलावा जो मास्क हैं, वो भी पुलिस एहलकार ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही खरीदे हैं। अगर कोई किसी जगह पर बैरियर लगाए गए हैं और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है तो वहाँ पर जितने भी पुलिस एहलकार तैनात होते हैं वहाँ पर सबको किट्स फराहम की जानी चाहिए, क्योंकि हसास एरिया में ये कॉर्डन ऑफ किया गया है। मगर सिर्फ एक पुलिस एहलकार के पास जो है वो जो किट है, हिफाजती किट, वो मौजूद होती है। हालांकि 5 से 7 पुलिस एहलकार एक जगह पर तैनात किए जाते हैं मगर हिफाजती किट सिर्फ एक पुलिस एहलकार के पास है। ठीक है, हिफाजती किट सिर्फ एक पुलिस एहलकार के पास मौजूद है। पुलिस एहलकार जो कि वहां पर मौजूद हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि फहद ने हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा। फहद, लॉकडाउन जिन इलाकों में किया गया है क्योंकि ट्रैफिक वहां पर नहीं जाने दी जा रही, तो हमने कल देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का दबाव भी रहा, तो बताइएगा कोई इजाफी ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं? इसके लिए भी क्या कोई प्रॉपर हिकमत अमली नजर आ रही है कि कम से कम ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल रखा जाए? जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां तो ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं इतनी होगी क्योंकि वहां लॉकडाउन है, लेकिन इर्द गिर्द वाले इलाकों में क्योंकि ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो जाता है तो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? इजाफी पुलिस एहलकार क्या तैनात किए गए हैं? सॉरी, ट्रैफिक वार्डन्स। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो कॉर्डन ऑफ एरिया जो हैं, जो इलाके सील किए गए हैं, उस अतराफ में पुलिस एहलकारों के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं ताकि जो इलाके सील हैं उसके मुतबादल रास्ते जो हैं वो शहरियों को फराहम किए जाएँ। जैसे गुलबर्ग का इलाका है, सदीक ट्रेड सेंटर से आगे ट्रैफिक नहीं जाने दी जा रही, वहीं पर बैरियर्स लगाकर रास्ते को बंद किया गया था और उसके अलावा वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कैनाल रोड की तरफ, कैनाल रोड से वो मुस्लिम टाउन की तरफ जाएं और मुस्लिम टाउन से होते हुए फिरोजपुर रोड का जो रास्ता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल टाउन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, तमाम रास्ता उसको बंद किया गया है। फिरोजपुर रोड को ही इस्तेमाल करते हुए जो है वो शहरी अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं और जहाँ जहाँ पर ये नाके लगाए गए हैं वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहरियों को हिदायत देते हैं और खास तौर पर जो इजाफी नफरी तैनात की गई है ट्रैफिक वार्डन्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच फहद, आप हमारे साथ मौजूद थे और वॉल सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के बाद सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है DC लाहौर दानिश अफजाल साहब ने। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने तमाम इलाकों में क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्या हिकमत अमली है जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है? ऑब्वियसली वहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना भी है, तो जिले इंतजामिया की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है ये जान लेते हैं DC दानिश अफजाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम DC साहब, क्या हाल चाल है आपके? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से राब्ता करेंगे और जानेंगे कि जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात क्या किए गए हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिले इंतजामिया की हिकमत अमली इस लॉकडाउन को लेकर क्या है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे शहर में लॉकडाउन के हवाले से। फाहद हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमें ज्वाइन किया है डीसी दानिश अफजाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी सामने वालेकुम अस्सलाम। मुझे सिर्फ ये बताएगा कि मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, जैसे कि अभी फाहद हमारे साथ मौजूद थे, वॉल सिटी की सूरत हाल उन्होंने हमें बताई जहां पर लॉकडाउन किया गया है और मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं, जिसमें बड़ी मार्केट्स भी शामिल हैं। अब वहां पर ताजिर भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, जिन्होंने घर से आना जाना है, अपनी जॉब्स पे जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर हिकमत अमली क्या है, बताइएगा इसको। देखिए, इसमें लॉकडाउन का तो मकसद ही इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना था और कम से कम करना था। जो सेक्शन 144 का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है, उसमें आपने बिल्कुल उसमें देखा होगा कि वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उसमें हमने एमरजेंसी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल प्रोवाइड की है हर जगह पे। जहाँ कहीं भी किसी को इमरजेंसी के तहत वहाँ अंदर जाने की या बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो ड्यूटी जो वहाँ पे स्टाफ है उनको बिल्कुल बता के निकल सकता है। नंबर 2 ये है कि जो भी मार्केट्स आएंगी, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, वो बिल्कुल क्लोज रहेगी एक्सेप्ट सर्टन जो एग्जेम्पशन वहाँ पे दी गई हैं। तो इसका तो लॉकडाउन का मकसद ही आपको जैसे पता है, क्योंकि ये कोई अब नई चीज़ नहीं रही लाहौर के लिए या पंजाब के लिए। तो इसका तो मकसद ही यही है कि हम मूवमेंट्स को कम से कम करें, गैदरिंग्स को कम से कम करें, ताकि इस स्प्रेड को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सही। डीसी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार जो हैं उनकी ड्यूटियां किस तरह से लगाई गई हैं, किस तरह से इन इलाकों में वो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि आया लॉकडाउन का जो मकसद है वो पूरा हो भी रहा है या नहीं? देखिए, ये हमारी तकरीबन 3 या 4 टीयर्स बन जाते हैं। नंबर 1 तो टीयर बन जाता है जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इस मूवमेंट को वॉच करती हैं और इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आगे जो आ जाता है कि हमारे जो केसेस वहाँ पे इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, कुछ वो केसेस हैं जो कि टोटल रिपोर्ट हुए हैं जब से ये यहाँ पे हमारे पास ये पैंडेमिक यहाँ पे आई है लाहौर में। तो यहाँ से लेके एक तो वो है टाइम टिल द टाइम कि हमने लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की है। लेकिन आपको जैसे पता है कि इसका इंक्यूबेशन नॉर्मली जो है वो 14 दिन का है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है कि जो 14 दिन के केसेस हैं उनको हम ज्यादा स्पॉट करें और कहाँ पे हैं। उसकी ऑलरेडी हमारे पास मैपिंग होती है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, तो हम उनको ज्यादा वॉच करते हैं। सही। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज अहम चीज होती है कि हम फर्दर स्क्रीनिंग करें कि उसमें जो सिम्टम्स इनसे मिलती जुलती हैं, जो सिम्टम्स शो करा रहे हैं, हम उनके टेस्ट भी करें और उनको भी रिस्ट्रिक्ट करें। सही। तो ये तो एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निक्स होती है कि हमें पता चले कि लॉकडाउन के इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं और पेशेंट्स की रिपोर्ट अभी किस तरह से हो रहे हैं। नंबर 2, उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि ये बारिशें भी थोड़ी शुरू हो गई हैं, डेंगू का भी सीजन आ गया है, तो ये हॉटस्पॉट्स जो हैं, ये डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरियाज हॉटस्पॉट हैं, जैसे वॉल सिटी है, तो हम उसकी सर्वेलेंस को भी हमने ये इसको इंक्रीज किया है और वो भी हम साथ साथ इसको कर रहे हैं। चौथी चीज जो हमारी आ जाती है उसमें हम ये करते हैं कि जहाँ कहीं लोगों को खुराक की जरूरत है, जिनकी कोई अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, किसी वजह से नहीं जा सके, खासतौर पर जो डेली वेजेस हैं हमारे, तो उनको हम उसकी सर्वे भी कर लेते हैं ताकि हम उनको राशन प्रोवाइड कर सकें। सही। मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि हमारे लोगों के रवैये भी ऐसे हैं कि हम देखते हैं लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी हम ये भी फाहद हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे थे कि परेशान नजर आते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, बार बार पुलिस एहलकारों के साथ उनकी तल्ख कलामी भी होती है। तो मुझे बताइएगा, इन केस अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आता है या फिर लोगों के रवैये संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या कोई फाइन वगैरह इम्पोज किए गए हैं? देखिए, जो हमारे साथ है, हमारे स्टाफ के साथ, जिसमें खास तौर पे फ्रंट लाइन पे हमारे पुलिस के जवान होते हैं, तो ये हमें बाकी प्रॉब्लम आती है। इसलिए बार बार आपके जरिए, मीडिया के जरिए हम डिफरेंट फोरम्स पे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जब तक शहरी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कामयाब नहीं बनाया जा सकता। और तकरीबन ये इस तरह के छोटे मोटे स्कैटर्ड से वाकयात आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंप्लायंस का लेवल है और कोऑपरेशन का लेवल है वो बहुत बेहतर है, उस वजह से ये कंप्लायंस बेहतर नजर आती है। और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि ये बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये सबके ताउन से ही मुमकिन होगा। एक बड़ा सवाल डीसी साहब मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि वॉल सिटी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है, यहाँ पर आजम क्लॉथ मार्केट है, रंग महल है, शालम मार्केट है, बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता है, दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं कारोबार के लिए। तो मुझे ये बताइएगा, कब तक ये खुल जाएंगे? अब लोगों का बड़ा सवाल ये है, कितनी देर तक ये मार्केटें बंद रहेंगी? इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? इस
इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून तक का है, रात 9 बजे तक का। तो 30 जून तक तो ये डेफिनेटली बंद रहेंगी। उसमें जो 2 दिन है वो पहले ही मार्केट्स बंद होती हैं। सैटरडे और संडे जो है वो वैसे ही लॉकडाउन, जनरल लॉकडाउन की वजह से वो बंद होती है मार्केट्स। तो प्रैक्टिकली आज का दिन है और मंडे और ट्यूसडे का दिन है, तो ये 30 तक होगा। उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे कि इसका ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं। उसके अलावा फिर मेडिकल एडवाइस जैसी भी होगी इसको फर्दर एक्सटेंड करने की या इसको खत्म करने की, वो उसी बिना पे ली जाएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी ये मुश्किल हम 4-5 दिनों में बर्दाश्त कर लें तो मेरा ख्याल है कि इसके बड़े हौसला अफजा रिजल्ट आ रहे हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह। सही, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से हम कल पूरा दिन जो हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया शहर की सूरत हाल, जिन इलाकों में लॉकडाउन था वहां पर हमें ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर नजर आया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दूसरे इलाकों में हमें रश भी नजर आया, लोग डिस्टर्ब भी नजर आए। तो बिलाशुबा ये ताउन है सिटी ट्रैफिक पुलिस का भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं गैप है जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, जो हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है, बार बार हमने इसलिए मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिनिस्टर हेल्थ ने इसको आके अनाउंस किया कि, और उसमें हमने तकरीबन जो है 24 घंटे का टाइम भी दिया इसी वजह से कि ताकि लोग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, लोगों तक कम्युनिकेट बिल्कुल प्रॉपर हो कि ये एरियाज हैं और ये कंप्लीट होंगे और ये उनकी एंट्री एग्जिट हर तरह से बंद होगी और हर तरह का प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट कमर्शियल बिजनेस हर तरह का बंद होगा। लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट लेन्स रखी हैं, क्योंकि और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि उनको भी एब्सेंस आप नहीं मार्क कर सकेंगे अगर वो लॉकडाउन एरिया में है। तो ये पहले दिन लाजमी छोटे छोटे टीचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जनरली एक आध दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये आपका भी उसमें हमें बड़ा ताउन रहेगा कि आप इसको बार बार लोगों को भी एड्रेस करें, और जहाँ कहीं को प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे कंट्रोल रूम एक्टिव हैं, वहाँ पे कॉल्स भी आती हैं। डीसी साहब, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम बार बार जितने भी पॉइंट पे लॉकडाउन किया गया है वहां से अपडेट्स लेके अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से लॉकडाउन किया गया है और उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर। बाहर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां बार बार ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ना तो कोई हेल्थ टीम की जानिब से नजर आता है ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से। तो क्या ये टाइमली कोई ड्यूटियां लगाई गई हैं जब आपके एहलकार वहां पहुंचते हैं? देखिए, जो पुलिस, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ पे एंट्री एग्जिट को करना है, तो डेफिनेटली वही नजर आएंगे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे मेन। जो हमारी हेल्थ की टीम्स हैं वो ऑलरेडी इनकी सर्वेलेंस सारी कर चुकी हैं, हमारे पास डाटा हमारे पास मौजूद है। इवन अगर किसी को ज़रूरत है तो वो हमारी हेल्थ टीम दोबारा भी जा सकती है। हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने आपको पता है कि पूरे लाहौर में एक डिसइंफेक्शन की कैंपेन भी लॉन्च की। हम इन एरियाज में प्रायोरिटी पे डिसइंफेक्शन करवा रहे हैं। जहाँ कहीं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको सिम्टम्स आ रही हैं, उनकी हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज ये है, जैसे मैंने आपको डेंगू का बताया कि वो टीम भी विजिट करती हैं। तो ये 3 टीम्स हैं, तो इन्होंने तो उन अपने जो टाइम्स हैं, इनका पूरा एक शेड्यूल बना होता है विजिट्स का, उसी हिसाब से विजिट्स करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। डीसी लाहौर दानिश अफजाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और जो लॉकडाउन किया गया है उस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या है वो डिटेल में आपने जानी। जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि उनके एहलकार भी टाइम टू टाइम सर्वेलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अलावा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये चीज़ें तभी कामयाब होंगी जब हम ताउन करेंगे। हम देख रहे हैं कि कमी भी आ रही है केसेस में, चाहे उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन जो एक बहुत मुश्किल वक्त था उसके कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि केसेस कुछ कम रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम कामयाब करना चाहते हैं, हमारा आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताउन कीजिए, क्योंकि ये जो पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी रिस्क पे मौजूद हैं, वो भी अपनी जान हथेली पे रखकर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपनी जान रिस्क पे लगाकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं हमारी और आपकी। तो खुदारा उनके बारे में भी सोचिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लॉकडाउन की सूरत हाल हमने डिस्कस कर ली, कुछ कोरोना की सूरत हाल पर नजर डाल लेते हैं। तो शहर में अगर गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए 24 घंटों में 55 जाने कोरोना वायरस की वजह से जो है वो चली गई हैं। सूरत हाल अब बिगड़ती चली जा रही है। कंट्रोल इस पर करने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों की सूरत हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर बार बार मरीज ये रिपोर्ट करते हैं कि अगर वो जाते हैं तो उनके लिए जगह कम पड़ जाती है, उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप महकमा सेहत के एहलकारों से पूछे तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि इनफ कैपेसिटी अभी भी मौजूद है। तो असल सूरत हाल क्या है, बसाम ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम बताएगा शहर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल क्या है। मरीजों की शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं, लोग जो कि वहां पर अस्पतालों में जा रहे हैं उनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट वहां पर लोगों का किया जा रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोजाना जो है वो एक दिन जो तस्दीक शुदा मरीज हैं उनमें कमी देखने में आती है, तो अगले ही दिन जो कोरोना वायरस से होने वाली अमवात हैं उनमें इजाफा देखने में आ जाता है। शहरी अब तक मुकम्मल तौर पर जो कोरोना वायरस के हवाले से SOPs जारी की गई थी उन पर अमल दरामद जो है वो करते दिखाई नहीं दे रहे। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर तकरीबन लाहौर के अंदर जो है वो 55 मजीद अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि लाहौर शहर के अंदर इस वक्त अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 645 तक जो है वो जा पहुंची है। लाहौर शहर के अंदर जो 24 घंटे के अंदर मजीद वायरस जिन लोगों के अंदर तस्दीक हुई उनकी तादाद जो है वो 1107 है, और इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मजमूई अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 36,000 से जो है वो तजावज कर गई है। इसी तरह सूबा भर के अंदर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 1655 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, और अब तादाद जो है वो 71,000 से जो है वो तजावज कर गई है। जो इंतजामिया है, हुकाम है, उसकी जानिब से जो है वो लाहौर शहर के अंदर 7 मजीद जो इलाके हैं उनको मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है, मगर अब तक इस स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र भी जो है वो मरीजों की तादाद में रोज़ाना होने वाली जो अमवात हैं उनमें अब तक कमी नहीं लाई जा सकी। रोज़ाना जो है वो जो अमवात की तादाद है उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया इब्तदाई तौर पर जो है वो पहले कुछ इलाकों को जो है वो लॉकडाउन किया गया था, मगर अब 7 मजीद इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया एक दिन कबल। लेकिन इसके बावजूद जो तादाद है अमवात की और जो तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है उसमें अब तक कमी नहीं लाई जा सकी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच बसाम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल तो ये जो लॉकडाउन है इसके नतीजे से नहीं आए, जैसा कि बसाम हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन के बावजूद अस्पतालों में तादाद उस तरह से बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसके नतीजे बेहतर आएंगे। लोगों का ताउन अगर रहा तो ज़रूरी ये है कि हम किस कदर ताउन कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 कीमत इसकी है जी 1,39,999 रुपए। और इसके बाद जी हुआवे P30 और इसकी कीमत है 89,999 रुपीज। ओप्पो Reno 3 Pro और इसकी कीमत है 64,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Vivo V19 और 59,999 रुपीस में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट्स क्या थे ये तो आपने जान लिए, आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और अगला सेगमेंट हमारे पास है जी आज के भाव। फारान यामीन ने हमें ज्वाइन किया है। फारान बताइएगा मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज जो सरकारी तौर पर जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें जो परचून सब्जियों का फ़ी किलो रेट कुछ इस तरह है। आलू नया कच्चा छिलके वाला 68 रुपये, आलू नया कच्चा दोम दर्जे का जो आलू है 64 रुपये है, आलू शुगर फ्री 46 रुपये, आलू स्टोर का 36 रुपये है, प्याज दर्जा अव्वल 26 रुपये है,
प्याज दर्जा दोम 22 रुपये है, जो प्याज दर्जा सोम है वो 20 रुपये है, टमाटर दर्जा अव्वल 36 रुपये है, टमाटर दर्जा दोम 32 रुपये है, टमाटर दर्जा सोम 27 रुपये है, लहसुन 150 रुपये, लहसुन चाइना 130 रुपये, जो अदरक चाइना है 285 रुपये है, खीरा 45 रुपये है, खीरा फार्मी जो देसी है वो 40 रुपये फ़ी किलो है, जो पालक है वो 20 रुपये फ़ी किलो आज फ़रोख्त किया जाएगा, मेथी का जो रेट है वो 110 है, बैंगन जो 28 रुपये फ़ी किलो है, बंद गोभी 20 रुपये है, फूल गोभी 70 रुपये, सबस मिर्च दर्जा अव्वल 55 रुपये, सबस मिर्च दर्जा दोम 35 रुपये, शिमला मिर्च 52 रुपये, घिया कद्दू 25 रुपये, घिया तोरी 30 रुपये, फलिया का जो रेट आज फ़ी किलो सरकारी तौर पर जारी किया गया 85 रुपये है, कुल्फ़ा 22 रुपये, लीमू देसी 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होंगे, भिंडिया 75 रुपये, सलजम 46 रुपये, अरवी 75 रुपये, टिंडिया फार्मी 40 रुपये, टिंडिया देसी 50 रुपये, जबकि आम जो कच्चा है वो 38 रुपये, लसूड़े 55 रुपये और हलवा कद्दू 15 रुपये फ़ी किलो आज सरकारी तौर पर जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक आज बाजार में फ़रोख्त किए जाएंगे। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। मीट रेट्स की तरफ जाएंगे। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जी बीफ पर केजी सबसे पहले बताऊँ 633 रुपये में मिलेगा और बीफ विंग्स यहाँ पर अवेलेबल है 899 यानी 899 रुपीज़ में। इसके बाद मटन पर केजी 1403 रुपये में और मटन मिंस यहाँ से मिलेगा आपको 1649 रुपये में। और इसके बाद कुछ जिक्र कर लेते हैं चिकन रेट का। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 177 रुपीज़ में और इसका बना हुआ गोश्त 248 रुपये में अवेलेबल होगा। और इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं रिटेल प्राइस क्या है और 120 रुपये दर्जन है रिटेल प्राइस। इसमें आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे अगर आप जाएंगे तो होलसेल से आप 118 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप गोदमे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 119 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बचत बाजार। सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। बोनेंजा सतरंगी अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है, आप जा सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। आउटफिटर पे आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और कार4 पर अगर आप जा रहे हैं तो कार4 पर प्रमोशन पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जी। सबसे पहले नेस्ले सेरेलैक है और रिटेल प्राइस इसकी 730 रुपीज़ यानी 730 और प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगा 651 रुपीज़ में। 79 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं। सूफी चपली कबाब रिटेल प्राइस 700 रुपीज़, प्रमोशन पर 665 रुपीज़ पे अवेलेबल होगा। 35 रुपीज़ इस पे आप बचा सकेंगे। सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं एक नजर डाल लेते हैं। तो करेंसी रेट्स क्या हैं ये भी आपने जान लिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। देखते रहिए सिटी 10।
आज की तारीख की अगर बात की जाए तो आज 26 जून है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनशियात का आलमी दिन आज मनाया जाता है। दिन मनाने का मकसद क्या है? लोगों को बताना कि इस दिन का मकसद असल में ये है कि इस लानत का हमने जड़ से खात्मा करना है। हमारे नौजवान नस्ल जो है इससे तबाह होती जा रही है। आगाही और शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है और फिर इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम लोगों को बताया जाए कि इसके नुकसानात क्या हैं। ये वो चीज़ है जो अल्टीमेटली आपको मौत की तरफ ले जाती है। नौजवान नस्ल आज बहुत ज़्यादा जिद्दत की तरफ जाते हुए इन रास्तों पर जो है वो गामजन है, जिसको समटाइम फैशन सिंबल का नाम भी हमारी नौजवान नस्ल दे रही है, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को हमने किस तरह से संभालना है, अपनी नौजवान नस्ल को हमने किस तरह से बचाना है, अपना मुस्तकबिल हमने किस तरह से संवारना है, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से हम कोई ज़बरदस्त मैसेज भी अपने नौजवानों तक पहुंचा सके। यही हमारी कोशिश होगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वकील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा नाम चौधरी नजमुल हसन एडवोकेट है। आपने आइंदा पेशी की कोई तारीख की दरखास्त की है कि कब तक आ सकते हैं आप? वो जब ये नोटिस करेंगे हम आ जाएंगे। आफ्टर बजट सेशन वो पेश हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अभी हम जो बात कर रहे थे हम नशियात के आलमी दिन के हवाले से, तो एक खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, जैसा कि रिपोर्ट में वाज़े तौर पे कहा गया है कि फैशन के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले जो सिगरेट हैं बाद में वो आदत बन जाती है और आदत अल्टीमेटली आपको नशे की कहाँ ले जाती है कि आपको दुनिया की समझ बूझ ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली आप मौत की तरफ चले जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको ख़त्म किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए। अब ये किस तरह से मुमकिन है ये हम जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दिन की मुनासबत से तकरीबन 88 से लेके आज तक मैं तो इस दिन को मना रहा हूँ, क्योंकि 87 में इसका फैसला हुआ था और आज के दिन का जो थीम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ उसमें सारी चीज़ें सम अप कर दी गई हैं। यानी बेटर एजुकेशन फॉर बेटर केयर, या बेटर क्योर आप कर सकते हैं। यानी जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी, वेल अवेयर होगा, जान पहचान होगी, वो न सिर्फ अपने बच्चों ये को, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, और उसके बाद केयर और क्योर दोनों चीज़ें आगे शामिल होगी। हुकूमत हो, हुकूमत के पास अगर अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बेहतर पॉलिसी है, प्लानिंग है, विजन है, वो पब्लिक को दे सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पेरेंट्स के पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी चीज़ें हैं, पेरेंट्स किस तरह हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, उनके अंदर पेरेंटिंग स्किल मौजूद है। अगर पेरेंटिंग स्किल नहीं है तो आज के आपने देखा है पेरेंट्स 80% पेरेंट्स बच्चों के आगे बेबस है इस मोबाइल की वजह से। उसके बाद फिर ये है कि टीचर का रोल बड़ा अहम है। टीचर के पास अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा नॉलेज है, अथॉरिटेरियन रोल नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत है। तो मैं समझता हूँ इस मैसेज में वो सारी चीज़ें कवर अप हैं। ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो ये नौबत ही नहीं आती है। इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के दिन को मनाना क्या आप समझते हैं काफ़ी है? देखिए, आज का दिन तो एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है, ये लोगों को आगाह करें, चले जी बताएं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे यहाँ मसले की जो ये दिन गहराई है, वही मैं आपसे कहने लगी थी, मसले की गहराई वहीं की वहीं है। हम उस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जदीद चीज़ें इस चीज़ को, मनशियात को लेकर हमारे सामने आती जा रही हैं, नौजवान नस्ल इतना अट्रैक्ट हो रही है इससे कि इसके लिए आपको खत्म करना मुश्किल नजर आ गया ना। आप एक चीज पे पाबंदी लगा रहे हैं, उसकी ऑल्टरनेट दूसरी शक्ल में चीज सामने आ जाती है, तो अब इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, इस वक्त आपके प्रोग्राम के साथ से मैं बताना चाहता हूँ कि 100+ नारकोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है। एक तो आम फॉर्म में थी ना, जिसको हम चर्स कहते थे, नस्वार, पान, गुटखा, क्रिस्टलाइज, एस्टेसी, LSD टैबलेट, लेकिन उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, केमिकल नए आ गए हैं जो आपको नहीं पता चलता। आम अभी आपने जो एक रिपोर्ट, इसमें मोस्टली ज़्यादा आपने देखा कि रोड, बागों, पार्कों, सड़कों पे बैठे हैं हज़ारों की तादाद में। अब ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये दिन में 5 से 6 इंजेक्शन लगाते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल इसलिए है कि हम वो अपनी दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल ज़रूरियात। लेकिन इसके लिए आप प्रॉपर होना चाहिए ना कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जो जा रहे हैं, आपको एक्चुअली हालत से पता चल जाता है
कि कौन सा मरीज जो है उसको इसकी जरूरत है और कौन से नशे के आदी अफराद हैं, इस पे भी तो चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात। अगर मैं बातें अच्छी करता हूँ ना, कहता हूँ, तो बाद लोगों को जरा कड़वी लगती हैं, कहते हैं जुल्फकार साहब आप बातें हल्की किया करें। लेकिन एक चीज सामने देख के कोई भी इंसान नहीं रह सकता, कोई भी इंसान खामोश नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी मसला बहुत बड़ा है। इसको हमने अभी तक उस तरीके से हैंडल नहीं किया। बिल्कुल सही। देखिए मैं बात करूंगा, मैं मुझे आपके पिछले प्रोग्राम की, मैं आपको याद है मैंने नंबर भी दिया था। अभी मैं सीढ़ी उतर रहा था आपकी, तो मुझे एक बड़ी अपर क्लास फैमिली से एक फीमेल का फोन आया था। उन्होंने कहा मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी सही। और आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 22 साल का है, दूसरा 24 साल का है। मेरे खामन की डेथ हो गई है। बड़ा बच्चा जो इंजेक्शन लगाता है, बाहर से ड्रग नहीं मिल रही लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर, छोटा बेटा उसको समझाता था, वो भी उसके साथ शुरू हो गया। मैं और मेरी एक बेटी, हम बेबस आंखों से उनको देखते रहते हैं, हमारे सामने इंजेक्शन लगाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज मार्केट में अवेलेबल है आसानी के साथ, ये देखे ड्रग में सप्लाई एंड डिमांड दोनों चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जुल्फिकार साहब, इसमें फिर उस माफिया को भी कंट्रोल करने की जरूरत है जो इसमें मुलव्विस है मेरे ख्याल से, तो उसके लिए आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। अगर आप मुहिम चलाते रहेंगे, मैं जिस तरह फ्रंट फोर पे आप पहले आपके सामने हूँ, जिस तरह पहले कहा कि चंद कड़वी बातें बाद लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिमांड रिडक्शन एंड सप्लाई रिडक्शन में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। हजारों नहीं, मनों के हिसाब से चीजें पकड़ी जाती है। इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, अभी जो प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में, अगर गवर्नमेंट के दादोशुमार जो है 2013 के 6.7 67 लाख लोग नशा करते हैं। मैं 2013 की बात, मैं अभी 1 करोड़ पे नहीं आया। आप 70 लाख लोगों को 300 रुपए कम से कम औस एवरेज से मल्टीप्लाई कर ले, रोजाना का कितने का नशा इस्तेमाल होता है। अरबों रुपए खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, लोग लेन देन है। दुनिया की हर चीज सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, कट हो जाएगी, लेकिन ड्रग की सप्लाई कभी आपको आटा नहीं मिलेगा, पेट्रोल की लाइनें लग जाएंगी, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देखे बड़े इदारे जिनमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, वो भी किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस एक बड़ा अदारा है, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन अदारा है। अगर उसमें अगर 1-2% लोग ऐसे हैं जो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 99% पुलिस वाले भी, क्योंकि अगर वो भी वर्दी से बाहर आके एज ए वालिद की हैसियत से देखेंगे, एक बाप की हैसियत से देखेंगे, उनके दिल भी बड़े नर्म है, और वो भी हम देखें अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा करते। मैं पहली बात मैंने आपसे कही थी कि जो पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स बेचारे मजबूर हैं आज ये देखे, ये जो कोरोना की वबा आई है ना, ये भी हमारे लिए एक पैगाम है कि हम अल्लाह ताला को पता नहीं किस तरह चीजों को हम भूल गए थे। और अब देखें कि वालिदैन की जब ज्यादा कुर्बत होगी, टीचर का बच्चे के साथ ज्यादा रिलेशनशिप होगा, अच्छी चीजें बताई जाएंगी, तो आज का थीम जो है कि जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो अगर अच्छी होगी तो उसकी केयर भी अच्छी होगी और क्योर भी अच्छी। बिल्कुल आपने सही कहा। जुल्फिकार साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यह चीज भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग जो कि नशे की आदी हैं, जो कि इसमें हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं, परेशान रहते हैं कि किस तरह से इससे जान छूटेगी। तो अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद तारिक साहब, जो कि सर्वाइवर हैं, जो कि नशे के आदी थे और अब मुकम्मल तौर पर वो इससे छुटकारा हासिल कर चुके हैं। तो उनका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस हमें बताइएगा। ऑब्वियसली आप अब मुकम्मल तौर पर नशे से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस क्या रहा? किस तरह से आपने स्टार्ट किया, किस स्टेज पे आप आए, मुआशरे का क्या रवैया था, क्या क्या चीजें आपने फेस की हैं? बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी तारिक साहब बताइएगा। अच्छा मैम, आई वाज लाइक 17 जब मैंने फर्स्ट ईयर में सिगरेट पी थी। सही। अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में। तो फिर बढ़ते बढ़ते साल 1.5 साल में चरस और भंग पे आ गया। ठीक है। तो आफ्टर दैट देन आई वेंट टू यूएसए। फिर मैं यूएसए चला गया, तो वहाँ पे 2-3 साल मैं क्लीन रहा।
क्योंकि कुछ पता नहीं था, कुछ मिल नहीं रहा था। एंड आफ्टर दैट मैं फिर बियर और marijuana का एडिक्ट हो गया। सो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10 years बियर और marijuana यूज किया। तो वहाँ पे देन आई वेंट टू रिहैब फॉर लाइक 10 days। तो रिहैब से आके कोई महीना ठीक रहा, देन आई रिलैप्स अगेन। तो फिर मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक इलाज करवाया। अब यहाँ से मैंने फोकस ऑनलाइन से इलाज करवाया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है इलाज किया है इन्होंने। अच्छा मुझे बताइएगा, ठीक है आपने कहा कि इलाज करवाया बहुत अच्छा रहा, ये क्या नशे से छुटकारा हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि कहा जाता है कि आपकी विल पावर नहीं होती है, आप इस कदर मफलूज हो चुके होते हैं कि आपकी आदत इस तरह से पक्की हो चुकी होती है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या वाकई बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मैडम। आपकी you have to have very very strong will power। अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो जिस इन्वायरमेंट से आप नशा कर रहे थे वहीं वापस जाएंगे, वही इन्वायरमेंट होगा, वही फैमिली होगी। और इसमें फैमिली की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर कोई एडिक्ट है तो उसकी फैमिली की भी होनी चाहिए काउंसलिंग, क्योंकि उसके साथ कैसा बिहेव करना है, क्या उसको घर में रखें, कुछ भी करें उसको प्यार से रखें, उसको ताने ना दें कोई। यानी आपको फैमिली के रवैयों का भी सामना रहा, फैमिली की जानिब से भी इस तरह का सपोर्टिव माहौल नहीं मिला आपको? लोगों की जानिब से तो होता ही है, अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा रहा, आपको किस तरह से ट्रीट करती थी आपकी फैमिली? फैमिली बहुत अच्छा ट्रीट करती थी, बस बाहर नहीं जाने देती थी कि तुम इलाज करवा के आए हो, आप बाहर ना जाओ। तुम बाहर घर में रहा नहीं जाता था। पहले इलाज करवा के जाए 3 महीने का, फिर बाहर जाने को दिल करता था, तो वो कहते थे नहीं तुम बाहर जाओगे फिर उसी एनवायरनमेंट में नशा कर लोगे। अच्छा तारिक मुझे ये बताइएगा, आपका जो ट्रीटमेंट चला उसमें मेडिसिन और इसके साथ साथ काउंसलिंग दोनों चीजें शामिल थी? यस मैम, दोनों चीजें शामिल थी, काउंसलिंग भी थी और थेरेपी और ये ग्रुप वगैरह। ठीक है, और अब कितना अरसा हो गया है कि आप बिल्कुल नशा आप छोड़ चुके हैं, और आप फील अब कैसा करते हैं ये भी बताइएगा? इट्स बीन लाइक 3.5 months एंड बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। पहली मरतबा फील हुआ विल पावर का कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचूं। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि नशे के आदी अफराद हैं? आपका कोई खासूसी मैसेज हो उनके लिए? मैसेज उनके लिए यही है कि ये जो दोस्ती होती है, अगर एक दोस्त पी रहा है तो उसको आप स्टॉप करें। ये ना कहें कि मुझे भी लगवा दो, कश मैं भी लगवा लूं, एज शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि कई शो ऑफ करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ वो शो ऑफ नहीं होता, वो एक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है चर्च पे भंग आ गई, कभी कभी कहते हैं पी लें, जब ये मलंगी नशा है, मलंग है, इससे इतना एडिक्टिव नशा नहीं है। बस यही है, दोस्तों की जो कंपनी है ना, 3 कंपनी में बैठे हैं जो आपको पिला रहे हैं और ये पिलाएंगे, या ये जो आपके सामने कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, दे आर योर एनिमीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक, थैंक यू सो मच। बिलाशुबा ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और समझते हैं कि वो इससे बाहर नहीं आ सकते। जुल्फ़िकार साहब आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे पास एक वाज़ेह मिसाल मौजूद थी और ये दिखाने का मकसद भी ये था कि अगर आपकी विल पावर हो, अगर आप कोशिश करें, खुद कुछ करना चाहें तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। क्या आप कहेंगे तारिक के एक्सपीरियंस के हवाले से? तारिक की गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, तारिक बेसिकली फ्रॉम यूएसए रहा है और यूएसए में भी इसने ट्रीटमेंट हासिल की है, लेकिन ये रिलैप्स जो है ना, जो पूरी दुनिया में तकरीबन 95% रिलैप्स रेशो है। यानी आप इलाज करवाते हैं, इलाज करवाने के बाद फिर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। आपकी फैमिली की काउंसलिंग की बात उसने की, क्योंकि फैमिली पे ये एडिक्शन की वजह से एक पंजाबी के अंदर परछावा पहना, यानी उसका साया उन पे भी आ जाता है, उनके अंदर भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई इस नशे की वजह से, इस तारक की गुफ्तगू की वजह से के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं इस तरह से कर रहे होते हैं। असल ये होता है कि जब पहली बात है इनका ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका होता है। बिल्कुल सही। हमने जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जब रिकवरी में आते हैं, रिकवरी के मेन कंटेंट में है इनकी जो लाइफस्टाइल है ना, सर्कल जो है उसको बेहतर बनाना है। वो हम इसलिए बेहतर नहीं बना सकते। देखा उसने कहा कि मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने 3 माह अंदर रहा हूँ, मेरा घर वाले मुझे कहते हैं तुम बाहर क्यों जाओगे, तुझे दोस्त वही मिलेंगे, वही गली की नुक्कड़ होगी या कॉर्नर होगा। उसके बाद फिर बाथरूम में ये जाता है तो ये घंटा लगा देता है, तो घर वाले पीछे से नॉक करते हैं दरवाजा। छत पे चला जाता है तो घर वाले पीछे पीछे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर इसका जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना,
तो फिर ये दोबारा पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा नशे की तरफ आता है। ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, जो मेरा पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो पीरियड जो रिहैब का जो ट्रीटमेंट के बाद रिहैब का प्रोग्राम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के, वो है आप कम से कम 6 से 9 महीने ट्रीटमेंट फेस में रहें। ठीक है। उसके बाद आप 1 से 2 साल काउंसलिंग प्रोसेस में रहें, जिसमें फैमिली काउंसलिंग भी है, इसके ग्रुप थेरेपी भी यानी आपको इस पेशेंट के साथ इन टच रहना पड़ता है, फॉलो अप इसका लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है। बेसिकली इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है ड्रग एडिक्शन की या इसकी डिजीज की है, दिस इज ए ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, क्योर मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, यानी ये एक लंबे अरसे रहने वाली बीमारी है, ज़हनी बीमारी है। जुल्फ़िकार साहब, अब यहाँ पर हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर किस तरह से काम कर रहे हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरत है, वक्त की आम जरूरत है, क्योंकि जब इसका इलाज ही आपने बताया ये है कि आपको मरीज पे फोकस रखना है, टाइम टू टाइम उसको फॉलोअप करते रहना है, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना कि यहाँ पर किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और फिर जानेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान में रिहैबिलिटेशन सेंटर की सूरत हाल क्या है, किस तरह से मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से उसका फॉलो अप लिया जाता है। डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे जुल्फ़िकार साहब बताइएगा, यहाँ पर आप समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हैं ड्रग्स के यहाँ नहीं है। देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती वी आर लिविंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो स्टेट है, मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ, मेरी स्टडी यही होती है, ट्रीटमेंट, रिहैब, अवेयरनेस प्रोग्राम, वहाँ हर मुल्क में अपना किरदार अदा करती है। मुझे कीनिया जाने का इस साल इत्तेफाक हुआ एक कॉन्फ्रेंस में, नरूबी शहर में, वहाँ लिकर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हज़ारों नौजवान सड़कों पे पड़े हैं शराब का इस्तेमाल करते हुए। आप बिलीव करें, वहाँ पे नरूबी सिटी में तकरीबन कुछ 65 ट्रीटमेंट सेंटर हैं गवर्नमेंट के अपने, जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इतना बड़ा जो हमारा लाहौर शहर देख लें, इतने ट्रीटमेंट सेंटर हैं गवर्नमेंट के। सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पहले 30 बेड थे, 100 बेड का और इजाफा किया गया। मियाँ हॉस्पिटल में 15 या 20 बेड है। तकरीबन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 200 बेड है। आप ये कहना चाहेंगे कि हमारी ऐसा जिस तरह से तरजीहात में ये चीजें शामिल नहीं हैं। जो सर्वे था 2013 का गवर्नमेंट का, जो अभी तक वही फॉल कर रहा है, उसमें ये बात बताई गई थी द होल कंट्री तकरीबन 1990 यानी 2000 के करीब बेड अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में और आप उसके बाद देख ले कितने लोग और आए होंगे, 2000 और इजाफा कर ले। हमारी 22 करोड़ की आबादी है। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो कोई नहीं है। बदकिस्मती से मैंने ये देखा कि अगर एक बंदा किसी ट्रीटमेंट सेंटर में कुक के फ्राइज अंजाम दे रहा था या वो सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास 4 पैसे आए या उसने किसी को मिला लिया, उसने किराए पे घर लिया, वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट सेंटर शुरू कर दिया। और जब आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म जो प्रोसेस है फॉलोअप का, रिहैब का, वो हमारे पास कोई नहीं है। उस पर ज़्यादा अभी ये पिछले साकिब नसार साहब थे, उनके यहाँ जो केस था उसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बहुत से ट्रीटमेंट सेंटरों को बंद किया है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है। अब लोगों ने वो MBBS मॉर्निंग शिफ्ट में भी, नाइट में भी, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट को जो वीकली हायर किया है, ये कुछ बेहतरी जरूर आई है, लेकिन अभी तक वो बेहतरी नहीं है क्योंकि 95% रिलैप्स रेट है पूरी दुनिया में, हम भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा सच आप ये कह लें कि जनाब बंदे को आप ट्रीटमेंट के लिए भेज दें और बंदा बाहर वापस आए और जनाब उसी तरह, वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन नहीं है। आपने प्रॉपर टाइम पीरियड बताया है जिसमें आपने बताया कि 6 से 7 महीने आना जरूरी होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग का अमल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग बीच में स्किप कर जाते हैं। वो इस वजह से कि जो अभी आपने पेशेंट की बात सुनी थी कि जो पहला वीक है ना, वो बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, यानी विड्रॉल पे लेके आने के लिए। जब आप विड्रॉल पे आपके वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, जो आपके जिस्म से वो केमिकल है वो रिलीज हो जाते हैं, फिर आपका बेसिकली जो मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, ग्रुप की सूरत में काउंसलिंग है। हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में ये एक बात है, वो पेशेंट की जो क्लाइंट है उसकी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन पेरेंट की नहीं करते। मेरी आपके प्रोग्राम की वजह से सब जिनके बच्चे जो अल्लाह ना करे एडिक्ट्स हैं, उन फैमिली की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। जब आप देखें,
अक्सर फ़ोन आते हैं जी बच्चा लड़ रहा है, माँ को मारता है, को मारता है, वो इसलिए मारता है उसको नशे के लिए पैसे चाहिए। वो तो घर की हर चीज बेच दे, वो आपकी स्त्री बेच देगा, प्रेशर कुकर बेच देगा, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम हर रोज मैं तो सिर्फ जो पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूं, मैं एक बात उनको कहता हूं, अगर आपको पता चलता है कि बच्चे के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, बच्चा आपके साथ लड़ रहा है, बच्चा रात को लेट आता है, बच्चे के दोस्तों के साथ गलत अंडरस्टैंडिंग है, ग्रुप में जा रहा है, टेलीफोन पे ज्यादा वो टॉक कर रहा है, आप उसकी हरकतों सकनात को देखें, आप उसके साथ अच्छे बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। जुल्फिकार साहब, वक्त कम है, कोई मैसेज आज के दिन के मुनासिब? मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए जी, पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, टीचर पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, और उसके बाद गवर्नमेंट बड़ी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट को चाहिए को इस सिलसिले में कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाए। मीडिया तो देखे किरदार अदा कर रहा है, आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं अगर वो ही नहीं अच्छे तरीके से सुनेंगे तो रिजल्ट जो है वो उसका बिल्कुल आपने सही कहा। और आज के दिन की मुनासबत से सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आजकल जो ट्रेंड बन गया ना, आपने बच्चों को अकेले छोड़ दिया, वो जो कर रहे हैं वो करते रहे हैं, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो चीज़ है जो सबसे पहला स्टेप है जहाँ से आपने इन चीज़ों को पकड़ना है, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का टाइम टू टाइम जायजा लेते रहें। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है जुल्फिकार साहब, उन्होंने तमाम डिटेल्स बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। जुल्फिकार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, अब जिस तरह से हमने सर्वाइवर से भी आपकी मुलाकात करवाई, गुफ्तगू सुनाई, अब वो लोग जो कि नशे के आदी थे, सर्वाइव कर चुके हैं या फिर इस वक्त से गुजर रहे हैं, रिहैबिलिटेट सेंटर में हैं और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ग़िज़ा उनके लिए कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रख सकते हैं। ब्रेक के बाद हम इस पे बात करने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमने बात की कि किस तरह से इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने छुटकारा हासिल कर लिया है या जो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में हैं, उनकी ग़िज़ा का जो है इस्तेमाल क्या होना चाहिए, किस तरह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखा जा सकता है, क्योंकि साथ ही साथ आपकी अद्वियात भी चल रही हैं, आपको अच्छी ग़िज़ा भी लेनी है। तो अच्छी ग़िज़ा कौन सी हो सकती है नशे के आदी अफराद के लिए, या फिर जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं वो अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ायत आयशा नासिर ने, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम, क्या हाल चले आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा हटके आज के दिन की मुनासबत से है, नशे के आदी अफराद के हवाले से है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, नशे के आदी अफराद जो हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़त ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये मुमकिन है कि अच्छी ग़िज़ा से उनकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर किया जा सके? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल या नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टोमक की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे होते। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं वो इतना जहरीला मवाद, इतने टॉक्सिन्स होते हैं अल्कोहल या नशे की वजह से कि उनको फ्लश आउट करने में लगे हुए होते हैं, तो कुव्वत मुदाफ़त बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। विद टाइम स्लोली कोई 5-10 सालों के अंदर उसको ऑप्टिमल लेवल पे बिल्ड किया जा सकता है। 5 से 10 साल लग जाते हैं। देखिए, कोई ना विटामिन बी एब्जॉर्ब होता है, ना विटामिन सी, ना फोलेट, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और इसमें फिर कैटेगरीज भी आ जाती हैं, कुछ हमारे नौजवान जो हैं वो भी इसमें मुब्तला हैं, फिर उससे आगे एज के लोग भी इसमें मुब्तला होते हैं, तो ये तो फिर चीज़ें रिकवर करना एज पे भी डिपेंड करता है। एज पे भी डिपेंड करता है, आपकी विल पावर क्या है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक किसी को कोई ज़बरदस्ती लेकर आया हुआ है, जाहिर है उसकी विल पावर और तरह की है, वो खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, वो हेल्दी ईटिंग को रिफ्यूज़ कर रहा है, वो ग्रिल्ड के बजाय प्रेफर कर रहा है वो फ्राइड फूड का इस्तेमाल करे। सो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद करना चाह रहे हो या आप नहीं करना चाह रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा क्विट कर दिया या अभी विड्रॉवल चल रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको क्विट कर रहे हो या बिल्कुल क्विट कर दिया, क्विट किए हुए कितना अरसा हो गया, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। सही, मुझे बताइएगा क्या रोल है इसमें ग़िज़ा का? अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो लोग हैं जिनकी काउंसलिंग साथ साथ चल रही है, उनको ज़रूर किसी माहिर ग़िज़ायत से ये अपना डाइट प्लान भी मैनेज करवाना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? देखिए अना, अगर आप क्विट कर रहे हैं, नशा क्विट कर रहे हैं, तो कैफीन और शुगर बहुत अच्छे हैं आपको इसमें हेल्प करने के लिए। उसकी वजह ये, नशा क्या करता है, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट, दो चीज़ें क्रिएट करता है। जो कैफीन और शुगर हैं वो भी यही काम करते हैं। कैफीन और शुगर भी एकदम हाई स्टेट लो स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आप शुगर का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, नशे से बेहतर है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नशे से बेहतर है कि शुगर और कैफीन का इंटेक से उसको थोड़ा
सा रिप्लेस कर दिया जाए इनिशियल स्टेजेस पे, लेकिन बाद में आपने वैरायटी ऑफ फूड लेकर आना ही आना है। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने बताया, जब आप अल्कोहल का या किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़ तो ये भूख मर जाती है। अगर आप नशे के आदी अफराद को देखें तो बहुत ज़्यादा उनका ढांचा वाला उनकी अपीयरेंस होती है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़े हुए होते हैं, आयरन उनका ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि स्टोमिक लाइनिंग डिस्टर्ब हुई तो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। सो उनकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के। और फिर मील स्किपिंग, सवाए मैरिजुआना के और कोई ड्रग ऐसी नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हो तो आप मील स्किपिंग पे नहीं जाते। वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, कई कई दिन तो आप अपने होश और हवास में ही नहीं होते, तो जूसेस का बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप शुगर एंड कैफीन के साथ नशे को रिप्लेस करना शुरू करो। उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको बैलेंस डाइट पे लेकर आओ जिसमें वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। रोटी चावल का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जब आप उसको शुगर से रिप्लेस करना शुरू करोगे तो फिर रोटी चावल पास्ता सीरियल ब्रेड ये चीजें आना शुरू होंगी। दूध दही का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। अल्कोहल के आदी अफराद का कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो दूध दही इसलिए इंपॉर्टेंट आते हैं। विटामिन बी एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए, यानी गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीजें दालें वगैरह चाहिए। मैग्नीशियम क्यों चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता। जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ेगी आप दोबारा नशे की तरफ, वही एक सर्कल दोबारा शुरू हो सकता है। सो मैग्नीशियम हमें इसलिए चाहिए। मैग्नीशियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, सलाद वाली जो सब्जियां उनके अंदर मौजूद होता है, नट्स के अंदर मैग्नीशियम की अच्छी मकदार मौजूद होती है, सो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्दी डाइट इसलिए एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको कुछ हद तक रिप्लेस किया जा सकता है नशे के साथ, कुछ हद तक फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकते हो। अगर मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीशियम डाइट में नहीं है, आपने नशा छोड़ दिया लेकिन डाइट में मैग्नीशियम नहीं है, एंग्जाइटी स्ट्रेस और फिर से वहीं आप उसी सर्कल में शुरू हो जाओगे। बिल्कुल। मुझे ये बताएगा, नौजवान आजकल हम फोकस कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा मुब्तला हैं, अब हम उनकी सेहत का हमने ख्याल रखना है। मुझे पोर्शन बताइएगा कि आपके तीनों टाइम के खाने के किस तरह से डिवाइड हों तो आप उसको हेल्दी फूड कह सकते हैं। 5 हमारे फूड ग्रुप्स हैं। अगर हमें नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने की बात करूं, रोटी चावल ब्रेड सीरियल, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपने ज़रूर लेनी है। दोपहर का खाना, रात के खाने में दही ले लें, नाश्ते में दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोपहर के खाने, रात के खाने में दाल या गोश्त का इस्तेमाल कर लें, नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रूट्स जो हैं वो आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सलाद की फॉर्म में दोपहर के खाने और रात के खाने में ज़रूर आने चाहिए। हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। नट्स की फॉर्म में नाश्ते में आप सीरियल के ऊपर डाल सकते हो। आप स्नैक की फॉर्म में नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद एक अच्छा, अब इसमें आयशा की भी चीज़ होती है ना कि इस तरह का इंसान जो है ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो उसको पसंद है बस उसको वही देते जाएं, वही देते जाएं। उस पर फिर ऑलरेडी फिर ये भी एक ऑप्शन हो जाती है कि आप एक चीज़ की डेफिशिएंसी होने लग जाती है और एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको किस तरह से कैटर किया जा सकता है? इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखें मेरे पास एक बंदा आया, वो आके बताता है मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, मैं उसको हेल्दी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं उसकी चलेगी, कहीं ना कहीं मेरी चलेगी। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जितने रिहैब सेंटर्स हैं उनमें न्यूट्रिशनिस्ट कुछ में हैं, कुछ में नहीं है। वहीं पे मसला आता है, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, ये प्रॉपर काउंसलिंग का हिस्सा होना चाहिए। काउंसलिंग के अलावा हमने रिप्लेसमेंट देनी है। अच्छा चलें ठीक है, आपको चीनी 10 गिलास में आपको शरबत चाहिए, चलें 10 नहीं आप 8 गिलास शरबत पी लें, 2 गिलास जूस पी लें, मेरे कहने पे थोड़ा मैं आपकी सुनती हूँ तो वो थोड़ा सा आपको पैरेलल चलना होता है, इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। सही। विटामिन्स का किरदार इसमें क्या है नशे के आदी अफराद के लिए? जैसे मैंने बताया, विटामिन बी, विटामिन सी, ये 2 विटामिन हैं जो एब्जॉर्ब ही नहीं होते। अब विटामिन बी जो है ये कुव्वत मुदाफ़त को लेके बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई चोट लगती है तो उसको रिपेयर करने में विटामिन सी का किरदार देखा जाता है। और नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेल डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको विटामिन सी चाहिए ही चाहिए जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। सो विटामिन सी, विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हम जानते हैं नींबू पानी सबसे अच्छा सोर्स है, उसके अंदर अगर आप चीनी डालेंगे, जैसे मैंने बताया विड्रॉवल में भी ये हेल्प करेगा। सो नींबू पानी बहुत अच्छा सोर्स है, पपीता बहुत अच्छा सोर्स है, आम बहुत अच्छा सोर्स है, वाटरमेलन बहुत अच्छा सोर्स है, पीच बहुत अच्छा सोर्स है, और ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आसानी से अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो इवन फ्रोजन फॉर्म में बेरीज आपको मिल जाती हैं, वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्चें, टमाटर या आप पास्ते के साथ खा सकते हैं।
थोड़े से वो चूजी होते हैं तो आप पास्ता इस्तेमाल कर लो। अब विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी एक ऐसा ग्रुप है जो हर फूड ग्रुप में मौजूद है, जो हर फूड आइटम में मौजूद है। आप गंदम की बात करो, उसमें विटामिन बी है, दूध के अंदर विटामिन बी है, फ्रूट के अंदर विटामिन बी होता है। सिर्फ विटामिन बी के लिए आपने ये करना है कि एक तो नशा छोड़ दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो, दूसरा ये कि वैरायटी ऑफ फूड लेकर आए। मैं समझती हूँ नशा छोड़ना कहना आसान है, नशा छोड़ दें, बट जब आप ग्रेजुअली छोड़ना शुरू करोगे तो विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। हाँ, हम ये कर सकते हैं विटामिन बी के सप्लीमेंट शुरू कर दें, डिपेंड करता है स्टेज कौन सी। बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सिगरेट नोशी, वो अब हम देख रहे हैं कि इस कदर आम हो चुकी है, डिफरेंट फॉर्म में भी हम देख रहे हैं हमारे नौजवान जो हैं इसमें मुब्तला हैं। सबसे पहले इसका मुझे नुकसान बताइएगा किस हद तक है, और फिर अगर आप इसके ऑल्टरनेट की तरफ आ रही हैं, आपने इसको छोड़ना है, लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, हम किस तरह से इस पे काबू पा सकते हैं? अच्छा, सिगरेट नोशी को तो मैं अपने साथ पर्सनली इसलिए रिलेट कर सकती हूँ, मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ क्योंकि वो चेन स्मोक करते हैं, सो इसलिए मुझसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। जो सिगरेट नोशी है, एक तो लंग्स को तो वो डैमेज करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो कर रही होती है जो हमें पता ही नहीं चलता। स्ट्रोक फालिज है बेसिकली, फालिज का अटैक वो आपको करा सकती है क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम एकदम खराब करके रख देती है, हमें पता भी नहीं चलता। आराम से सिगरेट पी रहे हैं, एक दम मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, तब रियलाइज होता है। 40 के बाद जो है सिगरेट स्ट्रोक का या हार्ट के प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है? टाइम पे विद टाइम, जब आपका कोई मसला शुरू नहीं हुआ, अभी से निकोटीन पैचेस आ गए हैं जिनका काम ये है कि वो बाजू पे आप लगा लोगे जहाँ पे बाल नहीं है, मर्दों के यूजुअली बाजुओं पे बाल होते हैं, तो वहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ आपने वो पैच लगा लेना है, 24 आवर्स के बाद वो बदलते रहना है। निकोटीन वो आपका पूरा करेगा। सिगरेट यूजुअली लोग पीते हैं बोर होके, सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, करने को कुछ नहीं, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, और नहीं तो मीठा लेना शुरू कर दो। कोई खजूर अपने पास रख लो, कोई इंजीर अपने पास रख लो, बोर होके फ्रेंड्स की एक एक्टिविटी है ना, आप उसको विद टाइम, बट ये भी बात है ना वही है कि आपकी मोटिवेशन कितनी है। बोलना बहुत आसान है, क्लाइंट खुद कितना मोटिवेटेड है इस चीज को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के दिन के मुनासबत से, साथ ही साथ हमारी नौजवान नस्ल जो कि बहुत ज्यादा इससे मुतासर हो चुकी है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देर से वापस आना कभी वापस ना आने से बेहतर है, मेरा ये ख्याल है। अभी भी अगर वो रिहैब ज्वाइन करते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि लेट हुई है। आप खुद भी सफ़र करते हो, फैमिली को भी सफ़र कराते हो, बेहतर ये है कि टाइम पे वापस आ जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, डाइट से रिहैबिलिटेशन सेंटर से हम। आयशा, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नशे के आदी अफराद बिल्कुल लीन हो चुके होते हैं, वो चीज़ें उस तरह से हजम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो किस फॉर्म में चीज़, सूप्स वगैरह की ऑप्शन हमारे पास होती है, तो इस पर भी मैं चाहूँगी उन लोगों को बता दें, क्योंकि एकदम से अगर कुछ खाएं तो ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। जूसेस बहुत अच्छी फॉर्म है, खिचड़ी बहुत अच्छी फॉर्म है, यखनी बहुत अच्छी फॉर्म है, शेक्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है, बट डिपेंड करता है बॉडी किस चीज़ को टॉलरेट कर रही है, किस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रही। रोटी जो है वो यखनी के अंदर डिप करके थोड़ी सी वो दी जा सकती है, अगेन डिपेंड करता है बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। सप्लीमेंट्स कुछ आते हैं, ज़ाहिर है हम एंडोर्स नहीं करेंगे यहाँ बैठ के, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं कि अगर नशे का आदी अफराद रोटी नहीं खा सकता, कुछ चीज़ नहीं खा सकता, तो सप्लीमेंट डायरेक्ट दिया जा सकता है उसको। सही, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए हमारी गुफ्तगू आज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नाज़रीन, हमने कोशिश पूरी की है कि आज के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दिन मनाना ही जो है वो मकसद नहीं है, उससे हासिल क्या हो रहा है, उसके नताइज क्या हासिल हो रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आज जिस स्टेज पर हमारी नौजवान नस्ल है मायूसी का शिकार है, हर तरफ हम देख रहे हैं बेराहरवी बढ़ती चली जा रही है, और उस सब की जड़ क्या है कि लोग नशे में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस चीज़ को जितना भी बात इस पे की जाए, जितना भी लोगों को इस चीज़ के बारे में शऊर दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग जो कि ये समझते थे कि नशे के आदी अफराद इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, उनके लिए तारिक की मिसाल हमारे सामने थी कि किस तरह से वो इससे बाहर आए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, सैयद जुल्फ़िकार साहब ने आपको बताया। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अच्छी ग़िज़ा से अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज के शो में कवर की हैं। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।